गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 11 वाणिज्य वर्ग के अंदर अपन ने तलपट की बात देखी थी। योग विधि से यदि तलपट बनाना है तो योग विधि से तलपट बनाने के लिए आपको डेबिट पक्ष का योग को तलपट के डेबिट पक्ष में लिखना है और क्रेडिट पक्ष के योग को तलपट के क्रेडिट पक्ष में दिखाना है और तलपट के दोनों पक्षों का क्या करना है, आपको योग करना है। योग करने पर अगर दोनों पक्षों का योग अगर बराबर हो जाता है तो ये माना जाता है कि आपके द्वारा की गई अब तक की जो अकाउंटिंग है, अब तक जो लेखा है, वो आपका गणितीय रूप से सही है। आज अपन बात करेंगे शेष विधि के बारे में, बैलेंस मेथड को। तो पहले आपका टोटल मेथड था जो तलपट आपको पहले से बता रखा है कि तलपट कितनी विधियों से बनता है, 3 विधियों से। एक तो योग विधि, एक शेष विधि और योग और शेष विधि कंबाइंड रूप से कॉम्बिनेशन है टोटल मेथड का और बैलेंस मेथड का। तो आओ उसका अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे आज शेष विधि के बारे में, तलपट की शेष विधि। आपको बता दूं मैं कि चाहे आप योग विधि से तलपट बनाओ, चाहे आप शेष विधि से तलपट बनाओ, तलपट के प्रारूप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रारूप वैसा ही रहेगा जैसा था। तो आपको इस बैलेंस मेथड से अगर आपको तलपट बनाना है तो तलपट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक बता दूं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि तलपट बनाने की उपयुक्त विधि, वैज्ञानिक विधि और सबसे अच्छी विधि ये बैलेंस मेथड है। आपका योग विधि के अंदर गलतियां कभी कभार पकड़ नहीं पाता है तलपट। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है ट्रायल बैलेंस बनाने का, वो आपका ये टोटल मेथड है और इस टोटल मेथड की सहायता से आपका ये ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत ही उपयुक्त विधि है। ये तलपट बनाने की उपयुक्त विधि है, बहुत अच्छी विधि है, सबसे बड़ी बात। और इसके बाद शेष विधि की सबसे खास बात ये कि आपको खातों का शेष याद करना पड़ेगा। खातों का आपको शेष याद करना पड़ेगा और शेष याद करने के लिए आपने तो पहले से तरीका बता रखा है कि आपको क्या करना पड़ेगा। पहले डेबिट का टोटल लगाओ, लेजर पोस्टिंग का, मैं लेजर की बात कर रहा हूँ। लेजर के अंदर पहले डेबिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट का टोटल लगाओ। आपको देखना यह है कि शेष किसका ज्यादा है, टोटल किसका ज्यादा है। टोटल यदि डेबिट का है तो बैलेंस भी डेबिट का माना जाएगा। अगर मेरे टोटल यदि क्रेडिट का ज्यादा है तो आप उसका शेष भी क्या माना जाएगा, क्रेडिट। हालांकि हम करते क्या है, डेबिट क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा आता है तो अपन डेबिट में लिखते हैं टू बैलेंस शीट के नाम से, अंतिम शेष को लिखते हैं। और डेबिट का यदि टोटल ज्यादा होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय बैलेंस शीट के नाम से दिखाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन क्रेडिट में दिखाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो बैलेंस से क्रेडिट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका टोटल ज्यादा होगा बैलेंस उसी का माना जाता है। यदि क्रेडिट में अंतिम शेष लिखा हुआ है तो समझना वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट में यदि कोई बैलेंस लिखा हुआ है अंतिम शेष तो समझना वो क्रेडिट बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे आप साधारण से अकाउंटेंट हो, चाहे कंपनी में काम करते हो, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट से काम करते हो, वहां पर आपको यदि बैलेंस दे रखा है तो आपको डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस का आपको पता ही इसी प्रकार से करना है कि शेष कौन सा है। डेबिट क्रेडिट बैलेंस जांचने का जो डेबिट क्रेडिट बैलेंस जांचने का मतलब ये होता है कि अगले से कितने पैसे मांगने हैं, अगले को कितने पैसे देने हैं, उसका बैलेंस कितना है, कितने के चेक शेष है, किस पक्षकार को कितना देना है, कितनी बकाया मजदूरी है, ये सारी बातों का हमारे को पता चल जाता है। बैलेंस होने का मतलब ये है। आपको बैंक में बैलेंस जब जांचते हैं तो पासबुक में अंदर आपका पासबुक के अंदर पहले से बैलेंस तो बताता है कि अमाउंट कितना है। आपको पासबुक खुद ही बताती है डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, खुद ही बताती है और बताना पड़ता है। क्यों, बैंक में जमा राशि ज्यादा बैलेंस निकाल लिया ना, बैंक ओडी की पोजीशन आ जाती है तो शेष बताना अनिवार्य होता है।
सबसे बड़ी बात ये है। तो वैसे आपको खातों का शेष बताना होगा। अब खातों का शेष कैसे बताओगे? आप डेबिट का क्रेडिट का टोटल लगाओ, वही से जिस पक्ष का टोटल ज्यादा होगा। मैं शेष की बात नहीं कर रहा, शेष तो बराबर करने के लिए आपको बीजी साइड में दिखाना पड़ता है, सीधी सी बात है। खातों का शेष आपको बराबर करना होता है, इसलिए आपको बैलेंस को विपरीत पक्ष में दिखाया जाता है, अर्थात उस पक्ष में दिखाया जाता है जिसका टोटल कम है, जिसका टोटल कम है। तो जिसका ज्यादा था वो तो है ही, और जितना अंदर आया उसको विपरीत पक्ष में दिखाओ, अपने आप ही दोनों पक्ष का योग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है। लेकिन बराबर करने का मतलब ये नहीं है कि शेष ही बराबर हो गया, नहीं, उसका डेबिट बैलेंस बता रहा है यदि शेष क्रेडिट में लिखा गया तो। और क्रेडिट में अगर टोटल ज्यादा है और डेबिट में लिखा गया बैलेंस तो वो क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। सीधी सी बात है। और शेष विधि से अंतर बनाते हैं, और अंत में सबसे अंत में आपको ट्रायल बैलेंस का जो टोटल आएगा वो टोटल बराबर आना चाहिए। अगर टोटल बराबर है तो वास्तव में ये मान के चलना कि 80 से 85% तो गलतियां नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। और बाकी 15% गलतियां इसलिए हो सकती है, 10-15%, 20% गलतियां इसलिए हो सकती है कि कुछ अशुद्धियां ऐसी होती है, कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसमें न तो तलपट पकड़ पाता, चाहे कोई सी विधि से बना लो। और कितने एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाओ, अरे जिस लेन देन का लेखा नहीं है कंप्यूटर कैसी गलती पकड़ लेगा? किसकी हिम्मत है? दोनों पक्षों में बराबर अमाउंट गलत लिख दिया, लिख दिया, नहीं पकड़ेगा वो गलती। तो इस प्रकार की जो गलती है उसको तलपट पकड़ नहीं पाएगा। आओ शेष विधि से तलपट बनाने के लिए अब शेष विधि से तलपट बनाते हैं। अब शेष विधि से तलपट बनाने के लिए सबसे पहले प्रारूप बनाते हैं। सबसे पहले लिखोगे ट्रायल बैलेंस, एड ऑन, जितनी तारीख में तलपट बनेगा। अब वो तारीख तो पाक्षिक आधार पर बनाता है तो पाक्षिक की तारीख लिखेगा, महीने के आधार पर बनाता है महीने की तारीख लिखेगा, वर्ष की भी बनाता है तो वर्ष की लिखेगा, त्रैमासिक आधार पर बनाता है तो त्रैमासिक यहाँ पर डेट लिखेगा। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जितनी तारीख को बनाएगा उतनी तारीख का। और तलपट के अंदर जिस प्रकार टोटल मेथड का प्रारूप होता था वैसे ही शेष विधि का भी प्रारूप वैसे ही होगा। अब आपके दो कॉलम होंगे, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का। एक कॉलम आप ऐसा नंबर का बना सकते हो। ये ऐसा नंबर का जो कॉलम है वो काल्पनिक है, आप बनाओ तो बनाओ, नहीं आपकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन बना लो तो गलत नहीं है। वैसे हमारे को ये पता रहेगा तलपट में टोटल कितनी मदे और कितने खाते खुले गए, हमारे खातों की गिनती का पता चल जाएगा। इससे एक गलती बचने से रह जाएगी, क्या कि जितने प्रकार के आपने लेजर खोली थी, जितने प्रकार की आपने लेजर खोली थी, जितनी आपने लेजर खोली थी उतने हमारे खाते पूरे आगे या नहीं। तो आप क्या होगा, लेजर का जो खाते थे वो खातों का हमारे को पता चल जाएगा। तो एक ऐसा नंबर का यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ लेजर अकाउंट, नेम ऑफ लेजर अकाउंट। यहाँ पर एलएल का कॉलम, यहाँ पर अमाउंट आएगा डेबिट अमाउंट, यहाँ पर डीआर का अमाउंट और यहाँ पर सीआर का अमाउंट, यहाँ पर सीआर का अमाउंट। अब बैलेंस आपको याद करना पड़ेगा। बैलेंस याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप डेबिट का टोटल लगाओ। जैसे डेबिट का टोटल आया क्रेडिट का टोटल लगाओ। अब आप देखो कि शेष किसका ज्यादा है, जिसका शेष ज्यादा होगा तलपट में भी वही बैलेंस लिखेंगे। अगर डेबिट का शेष ज्यादा होगा तो ट्रायल बैलेंस को डेबिट में दिखाओ, और क्रेडिट बैलेंस यदि ज्यादा होगा तो अंतर की राशि को आप क्रेडिट, लेकिन दिखाना अंतर की राशि है, दिखाना अंतर की राशि। तो आओ अंतर की राशि अपन दिखाते हैं। तो कल वाले सवाल को अपन उसको बैलेंस मेथड से करने की कोशिश करते हैं। और आपको कल वाले सवाल के अंदर आपने देखा था जो उदाहरण था, उस उदाहरण में आपको शेष ऑलरेडी दे रखा था। अब उस शेष को देखना है, यदि वो शेष आपका क्रेडिट पक्ष में दिखा रखा है उस शेष को तो समझना वो डेबिट बैलेंस है, और डेबिट में यदि बैलेंस दिखा रखा है तो समझना वो कौन सा बैलेंस है, वो क्रेडिट बैलेंस है। और इस सवाल को हल करते हैं। पहला जो खाता है वो पहला खाता दे रखा है रावत पूंजी खाता। तो ऐसा नंबर में आप लिखोगे 1 नंबर और रावत का
पूंजी खाता लिख दिया, RAWAT, रावत कैपिटल अकाउंट। रावत स्वयं व्यापारी है और व्यापारी ने पूंजी लगाई होगी कितने की, रावत कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब वो तो खाते का शेष बताएगा कि खाते के अंदर कौन सा शेष है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अब आप जरा देख रहे हैं कि आपके पर्टिकुलर के कॉलम के अंदर क्रेडिट साइड में आपने शेष पिछली साल का, जो कि पिछले साल पूंजी लगाई थी 40,000 की, और इस साल जो नकद में लगाया था अतिरिक्त पूंजी, ये आपके कैपिटल अकाउंट में कैश के नाम से दिखा रखी है। समझना, उस व्यापारी ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है। एक तो पूंजी लगाना और एक अतिरिक्त पूंजी लगाना। मैंने पहले भी कहा था कि ये कॉमर्स है, कॉमर्स में कानून का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अंदर जो अकाउंटिंग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कंपनी अधिनियम के तहत आपको पूर्ण रूप से इसका शुद्ध रूप से आपको लेखा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये वैधानिक बात है, ये कानून की बात है और इसको पालना करनी पड़ेगी अपने को। तो 40,000 की पूंजी पहले से लगा रखी थी जो आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। आज उसके अंदर 20,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगा रखी है और क्रेडिट में बैलेंस बताया कि अंतिम शेष आपको 60,000 रुपये दे रखा है, डेबिट में दे रखा है। इसका मतलब शेष किसका ज्यादा था, क्रेडिट का। तो इसका बैलेंस कौन सा माना जाएगा, क्रेडिट। और यदि जिसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है तो आपको उसको ट्रायल बैलेंस भी, आपको क्रेडिट बैलेंस भी दिखाना है। तो कितने रुपए, 60,000 रुपये। 60,000 का बैलेंस सारा, 60,000 रुपये का आपने क्रेडिट में दिखा दिया। अगला खाता है मोहन का खाता, सॉरी रोहन का खाता। रोहन सोहन जो भी है, रोहन का खाता, रोहन अकाउंट। अब रोहन अकाउंट का बैलेंस चेक करें आप, अंतिम शेष देखिए आपको हिंदी में दे रखा है, आप हिंदी माध्यम के इसलिए इसे हिंदी में दे रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें लिखा हुआ है शेष आगे लाया गया एक, और शेष आगे ले जाया गया। इस चीज को आप समझिए, इस चीज को आप समझिए। शेष को आगे ले जाया गया, आगे ले जाने के लिए कोई जैसे भी नहीं लिखवाई, ये बैलेंस का मामला है। और शेष आगे ले जाया गया, रोहन का खाता। अब रोहन का आप बैलेंस चेक करें आप, एक तो दो बातें हैं, शेष आगे लाया गया और एक शेष आगे ले जाया गया। इसका मतलब यह है कि शेष आगे ले जाया गया, रोहन का बैलेंस, तो शेष आगे ले जाया गया, शेष आगे लाया गया का मतलब है ये पिछला बैलेंस है, और शेष आगे ले जाया गया इसका मतलब है ये अंतिम शेष है, ये अंतिम शेष। तो आपको अंतिम शेष देखना है कि अंतिम शेष कौन से पक्ष में लिखा हुआ है, कौन से पक्ष में लिखा हुआ है, यानी डेबिट शेष लिखा हुआ है या क्रेडिट शेष लिखा हुआ है, अपने को ये देखना है। तो अब आपको शेष आगे ले जाया गया, रोहन के खाते के अंदर शेष आगे ले जाया गया है 20,000 रुपये, जो आपको डेबिट पक्ष में दिखाया गया है। इसका मतलब बैलेंस कौन सा है, वो क्रेडिट बैलेंस है। तो आपको क्रेडिट में दिखाने हैं 20,000 रुपये, क्रेडिट में दिखाने 20,000 रुपये। आगे अगला खाता है मशीनरी खाता, तो नंबर 3 मशीन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। और मशीन तो वैसे ही संपत्ति है, तो संपत्ति का आपको डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस आएगा। मशीन का डेबिट बैलेंस बता रहा है और क्रेडिट में बैलेंस बताता है 17,000 का, तो 17,000 का डेबिट बैलेंस। तो आपको डेबिट बैलेंस, शेष आगे ले जाया गया, ये अंतिम शेष है, अंतिम शेष को देखना है कि वो डेबिट बैलेंस बताता है या क्रेडिट बैलेंस बताता है। यदि डेबिट बैलेंस बताता है आप डेबिट में दिखाओ, और क्रेडिट बैलेंस बताता है तो क्रेडिट में दिखाओ। अगला खाता दे रखा है रावत का खाता, नंबर 4 रावत अकाउंट। अब रावत का खाता अंतिम शेष देखो कि अंतिम शेष कैसा है। रावत का अंतिम शेष आगे ले जाया गया 20,000 रुपये, और वो भी डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में दिखा रखा है, तो आपका डेबिट में बैलेंस आएगा रावत के खाते का। नंबर 5 अगला खाता दे रखा है सेल्स का खाता, विक्रय, सेल्स अकाउंट। सहायक वही पड़ी थी, सहायक वही के अंदर विक्रय का
विक्रय का विक्रय बही का जब अपन योग लगाते थे तो योग लगाते टाइम लिखते थे सेल्स अकाउंट सीआर, तो इसका बैलेंस हमेशा सीआर में आएगा। अब सीआर का जो बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है आपको 70,000 का, हालांकि इसमें लिख नहीं रखा है लेकिन उसका बैलेंस 70,000 का है, तो आपको क्रेडिट का बैलेंस 70,000 का है तो आप क्रेडिट में दिखाएंगे 70,000 रुपये। उसके बाद कैश का बैलेंस बता रखा है, तो कैश बैलेंस नंबर 6 कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट का आपको देखो बैलेंस दे रखा है, आगे ले जाके हमें 43,000 रुपये दे रखे हैं जो डेबिट बैलेंस बढ़े, इसका मतलब व्यापार के अंदर पहले से 43,000 रुपये क्या किए हुए हैं पड़े हैं, यानी शेष है। अब वो अंतिम शेष है वो अगले साल जब भी अगले महीने में या अगले वर्ष में जब भी प्रारंभिक शेष होगा वो प्रारंभिक शेष कितने का होगा 43,000 का। इसके बाद अगला शेष बताया इसने मजदूरी खाता, मजदूरी को वेजेज कहा जाता है, वेजेज अकाउंट, और वेजेज अकाउंट के अंदर जब हमारा खर्चा है तो सारे खर्चे हमेशा क्या होते हैं डेबिट, तो जैसी बात है इसका डेबिट बैलेंस आएगा। तो मजदूरी का आपको बैलेंस शीट दे रखा है 5,000 रुपये, याद नहीं कर रखा है तो आप टोटल लगा के याद कर सकते हैं। डेबिट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 5,000, यानी मजदूरी 5,000 रुपये लिखी हुई है, सारी सी बात है मजदूरी 5,000 रुपये चुकाई गई थी और वो भी नकद में, लेजर पोस्टिंग खुद ही कर रखा है। मूल्यह्रास खाता, और मूल्यह्रास को कहा जाता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन भी आपका खर्चा है और खर्चे को डेबिट किया जाता है, और इसमें भी डेबिट बैलेंस दे रखा है 3,000 का, कितने का 3,000 का डेबिट बैलेंस। और देखिए साहब अगला खाता है आपका परचेज अकाउंट का, नंबर 9 परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। और क्रय खाता डेबिट होता है क्योंकि सहायक बहियों के अंदर जब क्रय खाता बनाते थे तो उस टाइम लिखते थे परचेज अकाउंट डीआर, तो इसका डेबिट बैलेंस बताएगा, तो डेबिट बैलेंस बताता है इसका 62,000, टोटल लगा के देख लें आप 62,000 का टोटल आता है, 62,000 का टोटल आ जाएगा। और क्या कहा, और कोई बैलेंस है नहीं, आपको बैलेंस ये शेष विधि से आपको यदि तलपट याद करना है तो आपको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का आप टोटल करें, और टोटल जिसका ज्यादा होगा बैलेंस भी बताएगा, सीधी बात है। डेबिट का बैलेंस ज्यादा है या डेबिट का टोटल ज्यादा है तो समझना वो डेबिट बैलेंस है, और जिसका क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो समझना वो क्रेडिट बैलेंस है। आपको उसको विपरीत पक्ष में अंतिम शेष के नाम से आपको दिखाना है, सीधी बात है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आओ इसका टोटल लगाते हैं, देखते हैं इसका बैलेंस कितना है। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आता है तो समझ लेना आपका सवाल तो सही है। जो है अब तक जो आपने जनरल बनाई थी, सहायक बहियां बनाई थी, लेजर पोस्टिंग की थी, लेजर पोस्टिंग का आपने बैलेंस याद किया था वो सही था गणितीय रूप से। अब सैद्धांतिक रूप से तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नियमों का सैद्धांतिक गलतियां कई प्रकार की होती हैं। सैद्धांतिक गलतियों के अंदर अपने हमारे जो अकाउंट्स के जो लेखा शास्त्र के जो नियम कायदे हैं उनकी अवहेलना की हो, उनका पालन नहीं किया हो, तो अब टोटल लगाओ साहब इनका। अगर इनका टोटल अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब है वो हमारा सवाल सही है, नहीं तो गलत है। ग्रांड टोटल लगाओ साहब 62,000, 80,000, 80,000, 1,50,000, 1,50,000। इनका भी टोटल लगाए, इनका टोटल लगाएंगे 62, 65, 65 और 5 70, 70 और इधर 73, 73 और 93, 93 और प्लस 17 10 और 11, 1,10,000। तो दोनों तलपट के दोनों पक्षों का योग 1,50,000 और 1,50,000। एक बात यहाँ पर तो देखिए तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आ गया। अगर आपको योग विधि और शेष विधि दोनों की कंबाइंड अगर आपको तलपट बनाना है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तलपट का प्रारूप जैसा रहेगा ऐसा नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, एनएफ का कॉलम, ये कॉलम हो गया मान लीजिए शेष विधि का, तो ये शेष विधि का कॉलम, और आपको अकाउंट के 2 कॉलम और बना लेने, लाइन खींच करके 2 कॉलम और बना लेने, ये आपका डेबिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस। तो मान लीजिए ये शेष विधि का है तो यहाँ पर लिख लेना है टोटल मेथड और यहाँ पर लिख लेना है आपका बैलेंस मेथड, सीरीज बात है, अपने आप में प्रारूप बन गया।
अब आपको योग विधि से होगा तो डेबिट क्रेडिट का योग आ जाएगा, शेष विधि का होगा तो शेष विधि अपन ने पढ़ रही है। ये है टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड विद कंबाइंड मेकिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। सीधी सी बात है, आपको यदि तलपट बनाना है तो तलपट बनाने के लिए आपको डेबिट ये एक कॉलम दो कॉलम अमाउंट के टोटल मेथड के हो जाएंगे और ये दो कॉलम आपके बैलेंस मेथड के हो जाएंगे। बाकी तरीका वैसा ही होगा जैसे अपन बनाते आ रहे हैं। सीधी सी बात है, तो ये तलपट का आपको करना है। कल अपन देखेंगे कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आने के बावजूद भी गलतियां रहेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर आने के बावजूद भी, इसका मतलब ये नहीं है कि गलतियां नहीं है, गलतियां हो सकती है। उन गलतियों को ढूंढेंगे, उन गलतियों को पकड़ेंगे और देखेंगे बड़े बड़े उठाने कैसे पकड़ में आते हैं। वो कल दे देंगे। धन्यवाद।